हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आप सब लोगों का यूपीएससी विद पायल गुप्ता में। देखिए, हम लोगों ने कंक्वेस्ट ऑफ मराठा लास्ट सेशन में किया था और उससे पहले हम लोगों ने मैसूर पढ़ा था। उससे पहले हम लोगों ने बंगाल पढ़ा था। तो कुल मिला के आप लोग ये सब चीज़ें देख रहे हैं कि मैसूर जो है यानी साउथ का सबसे इम्पॉर्टेंट रीजन जो है अंग्रेज़ों के हाथ में है। बंगाल वाला रीजन अंग्रेज़ों के हाथ में है। पूरा महाराष्ट्र, पूरा मराठा रीजन जो है अब अंग्रेज़ों के हाथ में है। यानी मराठा की वॉर के बाद अब जो नॉर्थ वेस्टर्न वाले जो एरिया है और जो नॉर्थ ईस्टर्न वाले एरिया है ये अब अंग्रेज़ों के हाथ से बाहर है। बाकी सब कुछ अंग्रेज़ों के हाथ में है। तो अब इनके पास दो ऑप्शन है, हम नॉर्थ वेस्ट में चले या नॉर्थ ईस्ट में चले। तो पहले आप ये देखेंगे कि वेस्ट के अंदर तीन प्रोमिनेंट जगह है। वेस्ट के अंदर तीन प्रोमिनेंट जगह अफगानिस्तान है, सिंध है और पंजाब है। और ये वो समय है मराठा के युद्ध के बाद। यहाँ पंजाब में महाराजा रंजीत सिंह बैठे हैं जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये लोग अंग्रेज अभी यहाँ पे खड़े होकर सोच रहे हैं कि हम लोग यहाँ जाए या यहाँ जाए। तो ये लोग डिसाइड करेंगे कि अभी ये वाला रीजन काफ़ी स्ट्रोंग है और हम लोगों को इस रीजन में जाना चाहिए। ये लोग एंग्लो बर्मीज वॉर करेंगे, एंग्लो नेपलीज वॉर करेंगे, ठीक है। सिक्किम से युद्ध होगा, असम से युद्ध होगा। इस तरीके से ये इस वाले रीजन को मराठा के युद्ध के बाद अपने अंडर लेंगे, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हमारा फोकस कहाँ है? हमारा फोकस नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस पे है, यानी अफगानिस्तान, सिंध और पंजाब। इन तीन क्षेत्रों के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। अफगानिस्तान को ये 1839 से 1842 में कैप्चर कर लेंगे। सिंध को ये, हालांकि तीन एंग्लो अफगान वॉर होती है, जो थर्ड एंग्लो अफगान वॉर होती है वो 1919 में होती है और पहली अफगान वॉर 1839 से स्टार्ट हो जाएगी। सिंध को ये 1843 तक कैप्चर कर लेंगे और पंजाब में 1844 से 1888 में कब्जा कर लेंगे, क्योंकि पंजाब में जो एक सबसे पावरफुल राजा है उनकी 1839 में डेथ हो जाती है। और वो पावरफुल राजा कौन है? महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद, इनकी डेथ के बाद होता क्या है, अब अंग्रेजों को आसान लगने लगता है इस रीजन को कैप्चर करना। और आप देखेंगे जितनी भी कैप्चरिंग की एक्टिविटी होगी वो महाराजा रणजीत सिंह की डेथ के बाद इस क्षेत्र के अंदर होगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले अब नॉर्थ वेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें यह जानना है कि अफगान इनके लिए इंपॉर्टेंट क्यों था, ये इस रीजन पे कब्जा क्यों करना चाहते हैं। पहले तो देखो, अफगान का जो कब्जा है बहुत हद तक सिंध के ऊपर भी था। ये अफगान के जो रूलर्स थे ये सिंध पे भी अपना कब्जा करते थे। और सिंध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अंग्रेजों के लिए। क्यों? एक तो यहाँ पे कराची का पोर्ट, मकरान का पोर्ट लगता है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड है ड्यू टू दिस इंडस रिवर, बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड है। और सिंध कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है अगर हमने सिंध को कैप्चर कर लिया तो पंजाब भी हमारे हाथ में कहीं ना कहीं आ जाएगा, या हम पंजाब को आइसोलेट कर देंगे। ये वाला रीजन तो पूरा हमारा है ही, यहाँ से भी अटैक कर सकेंगे और यहाँ से भी हम पंजाब पे अटैक कर सकेंगे। तो सिंध को कैप्चर करने के लिए हमें अफगानिस्तान के ऊपर ज़्यादा दबाव डालना चाहिए। पहले अफगानिस्तान पे हम लोग कब्जा करें तो हमारा जो सिंध है वो हमारे हाथ में आ जाएगा। और एक और वजह थी, सिंध से ही वेस्ट एशिया के गेट खुलते हैं, ठीक है। सिंध से ही आप पंजाब पे कब्जा कर पाओगे, सिंध से ही पोर्ट जुड़ता है। तो कहीं ना कहीं सिंध की फर्टाइल लैंड भी है, तो ये सिंध पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है अंग्रेज। और सिंध पे कब्जा करने के लिए पहले अफगानिस्तान को हम लोगों को कैप्चर करना पड़ेगा। और दूसरी क्या वजह थी? इधर से रशिया और ईरान के इन्वेजन हो सकते थे। रशिया और ईरान के इन्वेजन का खतरा था, तो ये चाहते थे अफगानिस्तान की लैंड हमारे हाथ में आए और हम सिंध को एक बफर स्टेट बनाए, जिससे हमारे इंडिया वाला जो पूरा रीजन है वो हमारा सुरक्षित रहे। तो इस वजह से ये अफगानिस्तान के ऊपर सारा फोकस करते हैं। उम्मीद करती हूँ ये बात आपको समझ आई है। अब देखो होता क्या है, ट्रीटी ऑफ टर्कोमंचाई होती है 1828 की, ये रशिया और ईरान के बीच में हो रही है। और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या सोचा कि हम लोग अब अफगानिस्तान के अंदर अपना दबदबा बढ़ाएंगे और अफगानिस्तान से होते हुए हम इंडिया जाएंगे। रशिया और ईरान का ये ट्रीटी चल रही है कि हम पर्शिया को अपने अंडर ले लेंगे। अब अफगान के अंदर जो रूलर है इस वक्त है दोस्त मोहम्मद, और पंजाब के अंदर कौन बैठे हैं? महाराज रणजीत सिंह। अब दोस्त मोहम्मद ये देख रहे हैं कि जो पेशावर वाला रीजन है, इस रीजन के अंदर, ये आप देख रहे हो, ये जो पेशावर वाला रीजन है, इस रीजन पे कहीं ना कहीं सिख जो है वो कैप्चर करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे बैठे हैं दोस्त मोहम्मद। दोस्त मोहम्मद चाह रहे हैं कि मैं इस पावरफुल राजा रणजीत सिंह से इस पेशावर को बचा लूं। तो दोस्त मोहम्मद ब्रिटिशर्स से भी हेल्प मांग रहे हैं, दोस्त मोहम्मद रशियन से भी मदद मांग रहे हैं और ईरानी से भी मदद मांग रहे हैं। अब ब्रिटिशर्स दोस्त मोहम्मद के पास जाएंगे क्योंकि उनको अफगान का कब्जा चाहिए।
तो ब्रिटिशर्स लोग दोस्त मोहम्मद के पास जाते हैं फ्रेंडशिप ट्रीटी करने के लिए कि हम आपके दोस्त बनना चाहते हैं। तो दोस्त मोहम्मद कहते हैं ठीक है, आप दोस्त बनना चाहते हो तो पेशावर को सिखों के अटैक से बचाएं, पेशावर को सिखों के कब्जे से निकाल दें। लेकिन इस बात को ब्रिटिशर्स मना कर देते हैं क्योंकि ब्रिटिशर्स को भी पता है रणजीत सिंह बहुत ज़्यादा पावरफुल लीडर है और उस समय तक ब्रिटिशर्स जो है वो साउथ के अंदर बिजी भी थे, इस जगह की लड़ाइयों में बिजी भी थे। तो उन्होंने दोस्त मोहम्मद की इस बात को मना कर दिया। तो दोस्त मोहम्मद अब मदद मांग रहे हैं रशियन से और वो कहीं ना कहीं इनको मदद भी करते हैं। तो अब देखो होता क्या है, दोस्त मोहम्मद पेशावर को प्रोटेक्ट करने के लिए मदद मांग रहे हैं। ब्रिटिशर्स चाहते हैं हमारी फ्रेंडशिप हो जाए दोस्त से, लेकिन सेम कंडीशन ब्रिटिशर्स के सामने भी रखी गई, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इसको मना कर दिया। ठीक है, दोस्त मोहम्मद किस तरफ अट्रैक्ट हो गए? रशिया की तरफ। अब ब्रिटिशर्स को यह बात पसंद नहीं आई कि दोस्त मोहम्मद हमारे अगेंस्ट होकर रशिया का साथ दे रहे हैं, क्योंकि रशिया और ब्रिटिशर्स दुश्मन है। अब ब्रिटिशर्स ने ट्रीपार्टाइट अलायंस साइन कर लिया। ब्रिटिशर्स ने सोचा कैसे ना कैसे करके इस दोस्त मोहम्मद को तो यहां से हटाना है। ब्रिटिशर्स ने देखा दोस्त मोहम्मद की किससे लड़ाई है? दोस्त मोहम्मद की लड़ाई है पंजाब से। दोस्त मोहम्मद की लड़ाई है पंजाब से क्योंकि ये सिख वाला जो रीजन है ये अफगानिस्तान पे अटैक कर रहा है। और जो दोस्त मोहम्मद है इनसे पहले एक यहाँ पे लीडर है, शुजा नाम के एक व्यक्ति है जिनको यहाँ से एग्जाइल मिला हुआ है, जिनको यहाँ से देश निकाला मिला हुआ है। ये शुजा की सीट को ही दोस्त छीनते हैं, यानी कहीं ना कहीं शुजा अपनी पावर बैक लेना चाहेंगे। तो ब्रिटिशर्स ने दिमाग लगाया, शुजा से पूछा तुमको रूलर बना दे, हमारा साथ दो। पंजाब से भी इन्होंने यानी महाराजा रणजीत सिंह के साथ भी इन्होंने ट्राईपार्टाइट अलायंस साइन कर लिया। 1838 की ये बात है। उधर से शुजा को अपने साथ ले लिया और पंजाब को अपने साथ ले लिया। बदले में क्या कह रहे हैं पंजाब को, तुमको भी कुछ लैंड दे देंगे, और शुजा को कह रहे हैं तुमको हम रूल दे देंगे अफगानिस्तान का। अब तीनों एक तरफ हो गए। कौन कौन तीनों एक तरफ हो गए? शुजा, पंजाब और ईस्ट इंडिया कंपनी, और दूसरी तरफ है दोस्त मोहम्मद। अब ब्रिटिशर्स के यहाँ पे क्या चल रहा है, ओकलैंड आ चुके हैं, 1836 की ये बातें हो रही है, और ओकलैंड फॉरवर्ड पॉलिसी लेके आए हैं, यानी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी लेके आए हैं। इनका मकसद ही ये है कि मुझे एक्सपेंशन करना है। अब क्यों ये लड़ाई हो रही है? जो फर्स्ट इंडो अफगान वॉर होगा, जो फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर होगा 1839 से 1842 में होता है, क्यों होता है? अब देखो क्या होता है कि ओकलैंड से पहले लॉर्ड मिंटो होते हैं, और लॉर्ड मिंटो अफगानिस्तान में एक डिप्लोमेटिक मिशन भेजते हैं क्योंकि वो अफगान के ऊपर अपना कब्जा करना चाहते हैं ताकि रशियन लोग अफगान के अंदर ना आ सके। और यहां से एक बर्न्स मिशन भेजते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग। लॉर्ड ऑकलैंड ये मिशन भेजता है अफगानिस्तान के अंदर, और ये इंटरफेरेंस दोस्त मोहम्मद को पसंद नहीं आता है लॉर्ड ऑकलैंड का, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में थोड़ा थोड़ा बैटल स्टार्ट हो गया है। अब दोस्त मोहम्मद क्योंकि रशियंस की तरफ अट्रैक्ट हो चुके हैं, ये बात ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं आती, और वो ट्रीपार्टाइट अलायंस बना लेते हैं पंजाब के साथ, शुजा के साथ, और इस तरफ कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी। और लड़ाई हो रही है दोस्त मोहम्मद से। किससे लड़ाई हो रही है? दोस्त मोहम्मद से। दोस्त मोहम्मद इन तीन पावरफुल लोगों को देख के सरेंडर कर देते हैं। पहले एंग्लो अफगान वॉर 1839 से 1842 का अंत होता है, और जिसके अंदर दोस्त मोहम्मद ने सरेंडर कर दिया। तो ये तीन लोग जिन्होंने दोस्ती बनाई थी, पंजाब ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने और शुजा ने, तो इन तीनों के बीच में क्या ट्रीटी होती है? शुजा को थ्रोन पे बैठा दिया, अफगान का रूलर बना दिया, ठीक है, और ये कहा कि सिख और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपके बैकग्राउंड में काम करती रहेगी, यानी आप जो भी फॉरेन अफेयर करोगे सिखों की और अंग्रेजों की मदद से करोगे। शाह शुजा को कहा आपके फॉरेन अफेयर्स हम लोग देखेंगे, सिख और ब्रिटिशर्स आपको एडवाइस करेंगे। और शुजा को यह कहा कि सिंध के ऊपर आप अपने सारे राइट्स छोड़ दो। देखो मकसद तो यही है ना, अफगान को क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि सिंध को कब्जा करना है। शुजा को यहां बिठाया और शुजा को कहा कि तुम्हारे फॉरेन अफेयर हम देखेंगे और तुम सिंध के ऊपर अपना सारा कब्जा छोड़ दोगे। असली एम तो यही था ना, तो कहा सिंध के ऊपर अपना सारा कब्जा छोड़ दो। ठीक है, शुजा को सिख रूलर महाराजा रणजीत सिंह के क्लेम्स देने पड़े, यानी बहुत सारा पैसा, बहुत सारी इंडस रिवर के जगह, इंडस रिवर जो है उसका राइट बैंक की जो टेरिटरी है वो महाराजा रणजीत सिंह को दे दी, क्योंकि इसके अंदर महाराजा रणजीत सिंह तभी मदद करेंगे जब उनको कोई फायदा होगा। तो ये आप देख रहे हो इंडस रिवर, और इनके ईस्ट वाली जो जगह है वो पंजाब को मिल जाती है, यानी महाराजा रणजीत सिंह को मिल जाती है। ये शाह शुजा रूलर बनते हैं, लेकिन इनको अफगान के जो लोकल लोग हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अफगान के लोकल रूलर जो है वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट विद्रोह कर देते हैं, ठीक है, रिवोल्ट कर देते हैं, और ब्रिटिशर्स को पीट पीट के वहां से निकाल देते हैं। अफगान के अंदर रेबेलियन होता है,
और क्या किया गया कि हमको हमारा दोस्त मोहम्मद ही वापस चाहिए, तो दोस्त मोहम्मद को रिस्टोर किया जाता है। ब्रिटिशर्स को समझ आ जाता है कि हम अफगान के लोगों से पंगा नहीं ले सकते हैं। वो वहाँ के लोगों के साथ एक ट्रिटी साइन करने के लिए कंपेल हो जाते हैं। 1841 में अफगान के चीफ को वहां से निकाला गया, यानी शाह शुजा को निकाल दिया, ब्रिटिशर्स को निकाल दिया और दोस्त मोहम्मद को फिर से राजगद्दी पे बिठा दिया। अब इंग्लिश का जो प्लान है वो टोटली फेल हो गया। अब ब्रिटिशर्स को ये समझ आ चुका है कि अगर हम सिंध पे कब्जा चाहते हैं या हम एक बफर स्टेट बनाना चाहते हैं रशियंस के खिलाफ, अदर यूरोपियंस के खिलाफ, तो हमको अफगान से दोस्ती करनी पड़ेगी। ब्रिटिशर्स सितंबर 1842 में फिर से कोशिश करते हैं और दोस्त मोहम्मद के साथ एक ट्रिटी साइन कर लेते हैं दोस्ती की, कि ठीक है आप रूलर रहोगे अफगानिस्तान के, हमको आपके रूलर होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम काबुल छोड़ के जा रहे हैं, हम अफगानिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। यानी क्या होता है, लास्ट में फर्स्ट एंग्लो अफगानिस्तान वॉर के अंदर ब्रिटिश को इवैक्यूएट कर दिया जाता है और अफगान को इंडिपेंडेंट रूलर दोस्त मोहम्मद के रूप में मिल जाता है। और आप देखना इससे पहले, ये 1842 के अंदर हो रहा है ये सारा काम, इससे पहले क्या होता है, अब सिंध को भी इस बात की समझ आ जाएगी जब 1843 में सिंध के ऊपर कब्जा करेंगे, हम अभी पढ़ेंगे, सिंध के ऊपर जब ये ब्रिटिशर्स कब्जा करेंगे 1843 में, तो सिंध को भी ये बात समझ आ जाएगी कि जब अफगानिस्तान के लोग इनको निकाल सकते हैं तो हम भी इनके अगेंस्ट रिबेल कर दें और हम भी खुद को इंडिपेंडेंट घोषित करेंगे। ये काम आगे आएगा, देखना अभी जब हम सिंध को पढ़ेंगे, अभी अफगानिस्तान को पढ़ रहे हैं। अब लॉर्ड ऑकलैंड को वापस बुला लिया गया कि तुमसे नहीं होगा, तुम वापस आ जाओ, और लॉर्ड एलन बोरो को नया गवर्नर जनरल बना के भेज दिया। 1842 से 64 तक इंटरनल बैटल अफगानिस्तान में चल रही है, छोटी मोटी बैटल चल रही है, और दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स के गवर्नर जनरल बदलते रहे। और इसी बीच 1843 में सिंध पे कब्जा कर लिया और 1844-48 के अंदर पंजाब के ऊपर भी कब्जा कर रहे हैं। बैकग्राउंड में ये सब हो रहा है, ठीक है। 1864 से 69 जॉन लॉरेंस नए गवर्नर जनरल बन के आते हैं और इनकी जो पॉलिसी है वो है पॉलिसी ऑफ मास्टरली इन एक्टिविटी। पॉलिसी ऑफ मास्टरली इन एक्टिविटी क्या कहती है कि हम लोग अफगानिस्तान के लोकल रूलर्स के अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे, उनके इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये जॉन लॉरेंस की पॉलिसी थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जा सकती है। पॉलिसी ऑफ मास्टरली इन एक्टिविटी जॉन लॉरेंस लेके आए हैं कि हम लोकल रूलर के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। अब दूसरी तरफ क्या होता है, 1863 में दोस्त मोहम्मद की डेथ हो जाती है और वहां पे एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, फैमिली वॉर स्टार्ट हो जाता है अफगानिस्तान में कि अगला अब रूलर जो है वो कौन बनेगा। शेर अली नए रूलर बनते हैं। अब जैसे ही शेर अली नए रूलर बनते हैं, लॉरेंस को लगता है मुझे इससे दोस्ती कर लेनी चाहिए क्योंकि अफगानिस्तान तो हमको चाहिए, और ये शेर अली के साथ फ्रेंडशिप कर लेते हैं। 1876 में लॉर्ड लिटन आते हैं, फ्रेंडशिप कर लेते हैं लेकिन उनके मैटर में कोई इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं जॉन लॉरेंस, क्योंकि इनकी मास्टरली इन एक्टिविटी की पॉलिसी है। 1876 में लॉर्ड लिटन भारत में वायसराय बन के आते हैं। इस समय वायसराय बनने शुरू हो गए थे, आप देखोगे 1857 की युद्ध के बाद वायसराय बन के आते हैं और इनकी पॉलिसी है पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व, यानी कि स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाना है, इनको कब्जा करना है भारत की टेरिटरी के ऊपर। तो 1876 में लॉर्ड लिटन पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व लेके आते हैं। ये अफगानिस्तान में इंटरफेयर करना स्टार्ट करेंगे। शुरुआत में क्या होता है, लिटन भी अली के साथ यानी कि शेर अली के साथ फ्रेंडशिप करते हैं, लेकिन जो शेर अली है वो ब्रिटिशर्स के साथ भी दोस्ती चाहता है, रशियन के साथ भी दोस्ती चाहता है। और ये बात ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं आ रही है कि जो कंसेशन आप हमें दे रहे हो वही कंसेशन आप रशियंस को भी दे रहे हो। और जो ये शेर अली था वो ज्यादातर रशियंस की तरफ टिल्टेड था, अफगानी लोग हैं रशियंस की तरफ ज्यादा टिल्टेड थे। तो इस वजह से अब क्या होता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स को ये बातें पसंद नहीं आ रही है कि आप रशियंस की साइड क्यों हो रहे हो, तो सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर छिड़ जाता है 1870 से लेके 1880 के बीच में। शेर अली ब्रिटिश एनवॉय को रिफ्यूज कर देते हैं कि आप काबुल में नहीं रहोगे, और रशियंस को भी वही कंसेशन देने लगे जो ब्रिटिशर्स को देते हैं। इससे लिटन को प्रॉब्लम होने लगी और रशियंस विड्रू देयर एनवॉय फ्रॉम काबुल। लिटन ने क्या किया, अफगानिस्तान पे इन्वेजन स्टार्ट कर दिया, अफगानिस्तान पे इन्वेड करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो देख रहा है ये तो रशियंस की तरफ ज्यादा टिल्टेड है। शेर अली फ्लैड इन फेस ऑफ द ब्रिटिश इन्वेजन। शेर अली की लड़ाई होती है ब्रिटिश के साथ और ट्रिटी ऑफ गंडामक साइन होती है मई 1879 में। ये गंडामक जो ट्रिटी है वो शेर अली के बेटे याकूब खान के साथ साइन होती है। इस ट्रिटी में क्या होता है देखो, आमिर कंडक्ट हिज फॉरेन पॉलिसी विद एडवाइस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी ब्रिटिशर्स के हिसाब से ही फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करेंगे आमिर अफगान के लोग।
परमानेंट ब्रिटिश रेजिडेंट काबुल के अंदर स्टेशन कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिव आमिर ऑल सपोर्ट अगेंस्ट फॉरेन एग्रेशन एंड एन एनुअल सब्सिडी। आप देख रहे हो जो ब्रिटिशर्स हैं वो आपको फॉरेन एग्रेशन से प्रोटेक्ट करेंगे, कहीं ना कहीं सब्सिडरी अलायंस वाला मैटर आ रहा है। लेकिन होता क्या है, इस याकूब को भी पॉपुलर प्रेशर से हटा दिया जाता है। जो उसके बेटे शेर अली के बेटे के साथ ये संधि हो रही है कि आपको यहाँ का रूलर बना देंगे और आप हमारे साथ ये ट्रिटी साइन कर दो, लेकिन याकूब को भी पॉपुलर प्रेशर के अंडर वहां से हटा दिया जाता है। समय आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, क्या होता है हमको जानने की जरूरत नहीं है, हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ेंगे। समय 1950s का आता है, 1990s का आता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका है 1914 से लेके 1918 तक। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे क्या होता है, अफगानिस्तान के अंदर अब्दुल रहमान जो है वो न्यू आमिर बनते हैं और यहाँ पे लॉर्ड रिपन आ चुके हैं अंग्रेजों की जगह। ये अफगानिस्तान को बफर स्टेट बनाना चाहते हैं। पहला वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका, रशियन रिवॉल्यूशन हो चुका है 1917 में। अफगान जो है, जो अब नए रूलर आ रहे हैं अफगान के अंदर, वो फुल इंडिपेंडेंस चाह रहे हैं। क्योंकि आप देखोगे ट्रीटी ऑफ गंडामक के अंदर फॉरेन अफेयर्स ब्रिटिशर्स ने अपने हाथ में ले लिए, लेकिन अब अफगान फुल इंडिपेंडेंस चाहते हैं। हबीबुल्लाह अब्दुल रहमान 1901 में मर जाते हैं। हबीबुल्लाह उनके नए सक्सेसर बनते हैं, जिनकी डेथ 1919 में हो जाती है। और 1919 में नए रूलर जो आएंगे अमामुल्लाह, हबीबुल्लाह आए अब्दुल रहमान के बाद, और फिर अमामुल्लाह आते हैं। अमामुल्लाह ने ब्रिटिशर्स को खदेड़ दिया वहां से। 1921 में पीस इस्टेब्लिश हो गई और अफगानिस्तान ने अपनी इंडिपेंडेंस जो है, पूरी इंडिपेंडेंस फॉरेन अफेयर्स के रिस्पेक्ट में रिकवर कर ली। तो हमको ये सब कुछ नहीं जानना है, फर्स्ट एंग्लो सेकंड एंग्लो, आप बस ट्रीटीज को याद रखना कि किस रूलर के साथ कौन सी ट्रीटी जुड़ी हुई है, वो इंपॉर्टेंट है। अफगान वॉर में आपको क्यों बता रही हूं, एक तो स्पेक्ट्रम में दी हुई है, दूसरा ये सिंध को समझने के लिए जरूरी थी। तो आप देखोगे जब शुजा को सिंध के अंदर बैठाया जाता है दोस्त मोहम्मद को हटा के, तो वहां पे क्या कर दिया जाता है, कहते हैं कि आपका सिंध के ऊपर से कैप्चर हटाओ, ठीक है, सिंध के ऊपर आपका कोई दबदबा नहीं रहेगा, इस बात को याद रखना। अब हम सिंध की तरफ बढ़ते हैं। अब सिंध की आप मेडिवल इंडिया के अंदर राजा दाहिर, मोहम्मद बिन कासिम, इनसे जुड़ी हुई बहुत सारी हिस्ट्री पढ़ोगे। मैं आपको मॉडर्न इंडिया की तरफ लेके आ रही हूँ और हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और सिंध के अंदर जो अपर सिंध है, सिंध का ऊपरी भाग जो है, वहां पे कल्हारो डायनेस्टी का राज है। 1701 की बात है, यानी 18th सेंचुरी की शुरुआत की बात है। 1701 में मियां यार मोहम्मद पावर में आते हैं कल्हारो डायनेस्टी के अंदर। और अभी जो ये सिंध का रीजन है, जो आप देखोगे मैप के अंदर, जो ये सिंध का रीजन है, यहाँ पे आप देखोगे मैप को, ये सिंध का रीजन है, ये कहीं ना कहीं औरंगजेब के अंडर है। क्योंकि औरंगजेब यहाँ भी गए थे, औरंगजेब यहाँ भी गए थे, यहाँ भी गए थे, और यहाँ इनके डक्कन एल्सर का हमने इशू पढ़ा था। सिंध का रूल अभी औरंगजेब के अंडर है। 1701 की हम बात कर रहे हैं। जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है, 1707 में इनकी डेथ होती है, तो जो ये मियां यार मोहम्मद है, इनके अंदर से ही 4 रूलर निकल के आते हैं। मियां नासिर मोहम्मद, मियां नूर मोहम्मद, मियां गुलाम शाह और मियां यार मोहम्मद। ये 4 रूलर अलग अलग जगह पे कब्जा कर लेते हैं। कल्हारो डायनेस्टी की बात हो रही है। समय आगे बढ़ता है। 1758 में क्या होता है, क्योंकि 1757 का युद्ध हो चुका है, इंग्लिश बहुत ज्यादा डोमिनेशन कर चुके हैं, और ये सिंध के अंदर भी थाट्टा नाम की जगह पे अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर देते हैं। और यहाँ पे जो कल्हानो डायनेस्टी है, ये क्या करते हैं, एक तो इंग्लिश को परमिशन दे देते हैं थाट्टा पे अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करने की, और साथ में ये भी कह देते हैं कि हम दूसरी यूरोपियन लोगों को यहाँ पे ट्रेड करने के से एक्सक्लूड करते हैं। मतलब केवल एक्सक्लूसिव राइट दे दिए ईस्ट इंडिया कंपनी को थाट्टा के अंदर फैक्ट्री स्टैब्लिश करने का। अब यहाँ पे भी रूलर बदलते हैं सिंध के अंदर। 1775 में सरफराज खान नाम का रूलर आता है, जो इंग्लिश को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता है, और वो व्यक्ति क्या करता है, इनकी इस फैक्ट्री को यहां से हटा देता है। 1783 में तालपुरा डायनेस्टी क्या करती है, तालपुरा डायनेस्टी आ जाती है। जो कल्हारो डायनेस्टी थी, इसको टॉपल करके, इसको हटा के अब तालपुरा डायनेस्टी आ जाती है। तालपुरा यहाँ की एक ट्राइब है। आप देखोगे सिंध का जो रीजन है बहुत ही ज्यादा फर्टाइल है, बहुत ज्यादा फर्टाइल है, और इसकी फर्टिलिटी को देखते हुए ये जो ट्राइब है, ये बहुत ही अच्छे सोल्जर्स हैं, लड़ने में बहुत अच्छे विख्यात है। ये सोल्जर कल्हारो डायनेस्टी को टॉपल कर देते हैं और ये ट्राइब अपना राज कर लेती है अब सिंध के ऊपर, क्योंकि यहाँ की लैंड बहुत ज्यादा फर्टाइल है। और तालपुरा डायनेस्टी का जो रूलर है वो है मीर फतेह अली खान, और इसके 4 भाई अलग अलग नाम है जिनके,
हमको जानने की जरूरत नहीं है। इन 4 भाई को 4 यार के नाम से जाना जाता है और इन 4 भाई ने खुद को यहाँ का आमिर कह दिया। आमिर का मतलब होता है सिंध का लॉर्ड, हम भगवान हैं यहाँ के। और 4 जगह पे इन 4 भाइयों ने कब्जा कर लिया। ये किस डायनेस्टी के हैं? ये तालपुरा डायनेस्टी के हैं, तालपुरा ट्राइब के हैं। ये 4 यार यानी कि 4 भाई फतेह अली खान के अमरकोट, जोधपुर, शिकारपुर और कराची के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। 1800s में ये जो 4 भाई हैं ये क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स को ऑर्डर दे देते हैं कि तुम सिंध से निकलो, तुम यहां से बाहर जाओ, हमें तुम्हारा राज यहाँ पे पसंद नहीं है। अब ब्रिटिशर्स की बहुत ज्यादा इंसल्ट होती है यहाँ पे, क्योंकि उनको यहाँ से निकाल दिया। तब तक ब्रिटिशर्स पावरफुल नहीं है, आप देखोगे मराठा से भी नहीं लड़े हैं तब तक तो। अब ब्रिटिशर्स ने बहुत ज्यादा इनके अगेंस्ट कुछ किया भी नहीं, क्योंकि ये वो समय है जब वो साउथ के अंदर बिजी है। 1799 में अभी टीपू सुल्तान को मारा है, एंग्लो मराठा वॉर अभी चल रही है, तो मतलब ये बहुत ज्यादा सिंध के ऊपर ध्यान नहीं देते। इनका सिंध के ऊपर ध्यान कब जाता है? जब 1807 में ट्रीटी ऑफ तिलसित होती है। ये ट्रीटी ऑफ तिलसित किसके बीच में हो रही है देखना, ये अलेक्जेंडर वन ऑफ रशिया और नेपोलियन बोनापार्टे के बीच में हो रही है। और अलेक्जेंडर और नेपोलियन दोनों आपस में ट्रीटी करते हैं कि हम लोग एशिया के अंदर जाके इंडिया पे राज करेंगे, एशिया पे अटैक करेंगे। अब इस चीज से ब्रिटिशर्स डर जाते हैं और वो ये चाहते हैं सिंध हमारे कब्जे में आ जाए और हम सिंध को एज अ बफर स्टेट बनाएं। अलायंस हो जाती है दोनों के बीच में कि लैंड रूट से हम लोग इंडिया पे इन्वेजन करेंगे। ब्रिटिशर्स चाहते हैं अब रशियन के खिलाफ हम बैरियर क्रिएट कर दें बॉर्डर्स पे, और इनको सिंध और अफगान ये सबसे अच्छी जगह दिखेगी कि हम लोग रशिया को यहीं पे ही रोक दें। अब इस चीज को पाने के लिए यानी बफर स्टेट बनाने के लिए लॉर्ड मिंटो 3 डेलीगेशन भेजते हैं। मेटकाल्फ को लाहौर भेजेंगे, एल्फिंस्टोन को काबुल भेजेंगे, मलकोम को तेहरान भेजेंगे। सिंध वॉज विजिटेड बाय निकोलस स्मिथ और सिंध के अंदर निकोलस स्मिथ को भेजा गया। नेगोशिएशन की गई आमिर्स के साथ जो 4 भाई थे, ठीक है, और उन्होंने इंग्लिश के साथ ट्रीटी कर ली, फर्स्ट एवर ट्रीटी। ये फ्रेंडशिप ट्रीटी होती है इंग्लिश के बीच में और 4 यार के बीच में। पहली ऐसी ट्रीटी होती है ब्रिटिशर्स और 4 यार के बीच में। इंग्लिश क्या कहते हैं, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है, आप हमारे साथ संधि करो और हमको आपसे कुछ फेवर्स चाहिए। अभी एटर्नल फ्रेंडशिप होती है, दोनों ने अपने लोग आपस में ट्रांसफर किए, दोनों साइड ने एग्री किया और फ्रेंच को वहां से हटा दिया। आप देखोगे 1820s तक फ्रेंच भी सिंध के अंदर आ चुके हैं और आप देखोगे 1820s तक अमेरिकन लोग भी सिंध के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। तो ट्रीटी साइन होती है दोनों के बीच में, फ्रेंडशिप ट्रीटी। और ये जो एटर्नल फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन होती है, इधर से स्मिथ है और उधर से 4 यार हैं यानी ये आमिर्स हैं, फ्रेंच को अपने यहाँ से निकाल देते हैं और कहते हैं तुम्हारे कोर्ट के अंदर, सिंध के कोर्ट के अंदर एक ब्रिटिशर्स बैठेंगे, सिंध के कोर्ट के अंदर एक अंग्रेज आदमी बैठेगा। 1820 में फिर से इस ट्रीटी को रिन्यू किया जाता है और अमेरिकन को वहां से हटा दिया जाता है, ठीक है। अब मराठा, क्योंकि 1818 में मराठा कॉन्फेडरेसी हार चुकी है, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हो चुका है, तो यहां से एक कुछ ट्राइब निकलते हैं जिसको कच्छ ट्राइब कहते हैं। ये कच्छ लोग सिंध के अंदर डिस्प्यूट कर रहे हैं, ठीक है। ये बात ब्रिटिशर्स को अच्छा नहीं लगता कि अभी कच्छ के लोग भी यहाँ पे आके कुछ ना कुछ डिस्प्यूट कर रहे हैं, तो ये सिंध के ही आमिर से कहेंगे एक तो अमेरिकन से को यहाँ से हटा दो और आपस में तुम चारों भाई जो हो आपस में ट्रीटी करो किस तरीके से इस कच्छ से हम लोगों को यानी कच्छ के लोगों से हम लोगों को निजात पाना है, जो ये बीच में डिस्प्यूट्स हो रहे हैं इनको आप लोग ही खत्म करोगे। 1832 में ट्रीटी होती है और विलियम बेंटिक क्या करते हैं, 1832 में विलियम बेंटिक आ चुके हैं, ये वही विलियम बेंटिक है, लॉर्ड वेलेस्ली ने विलियम बेंटिक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर आते हैं, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेके आएंगे। 1832 में विलियम बेंटिक कॉलोनल पोटिंगर को सिंध में भेजते हैं आमिर्स के साथ ट्रीटी करने के लिए। इस ट्रीटी के प्रोविजन क्या है कि आप हमको फेवर करो कि हम सिंध के अंदर से अपनी आर्मी को ले जा सके, यानी हमको जब अफगानिस्तान जाना हो तो हम आपकी लैंड को यूज कर सके, और ये हम प्रॉमिस करते हैं कि यहाँ से कोई वॉरशिप नहीं जाएगा और यहाँ से कोई वॉर का मटेरियल नहीं जाएगा, क्योंकि सिंध को भी तो डर था कि अब तो हम तुम्हें परमिशन दे दें और कल को तुम हमारे ही खिलाफ लड़ाई कर दो, तो उनको ऐसा कहा गया कि वॉरशिप का कोई सामान यहाँ से नहीं लेके जाएगा, हमारे ट्रेडर्स को आप लोग अलाउड कर दो, हमारे ट्रैवलर्स को अलाउड कर दो कि हम आपकी लैंड का यूज करके अफगानिस्तान जा सके। कोई भी इंग्लिश मर्चेंट आपके सिंध में रहेगा नहीं और ट्रैवलर्स के लिए पासपोर्ट अलाउड कर दो। ये ऐसा क्यों कर रहे थे, ताकि बाकी यूरोपियन पावर ना आ सके, ठीक है, पासपोर्ट अलाउड कर दिया।
टैरिफ्स रेट कुड बी अल्टर्ड, और आप लोग हमसे टैक्स ले सकते हो, यूरोपियन पावर से टैक्स ले सकते हो, टैरिफ ले सकते हो, और इस टैरिफ को आप लोग ऑल्टर भी कर सकते हो। आमिर वुड वर्क विद द राजा ऑफ जोधपुर, आमिर को कहा, सिंध के आमिर को कहा कि आप जोधपुर के राजा से संधि करो, और कैसे हमको इन रॉबर्स, जो ये लुटेरे हैं कच्छ के, मराठा से जो निकले हैं, इनसे कैसे हमको इनको कैसे पुट डाउन करना है। ओल्ड ट्रिटीज को कंफर्म किया गया और कहा कि आपस में कोई भी जेलस नहीं होगा, आपस में तुम लोग नहीं लड़ोगे। ये ट्रिटी हो रही है जो विलियम बेंटिक ने कॉलोनर पोटिंगर को भेज के सिंध के साथ ट्रिटी कराई। अब 1836 में क्या होता है, लॉर्ड ऑकलैंड आते हैं सिंध के अंदर, और 1839 में सिंध को सब्सिडियरी अलायंस के अंदर बांध दिया जाता है। अफगान इशू हुआ, मैंने आपको बताया था, ट्रीपार्टाइट एग्रीमेंट होता है। शुजा को कहा कि तुम सिंध में बैठो, दोस्त मोहम्मद को हटा के, और सिंध के ऊपर अब तुम्हारा अधिकार नहीं है। 1839 ऑनवर्ड्स क्या होता है, अफगानिस्तान में ब्रिटिशर्स की बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएशन होती है, इंसल्ट होती है, और यहां से सिंध को ये लगने लगता है जब अफगानिस्तान हट सकता है, अफगानिस्तान इनको भगा सकता है, तो हम भी तो अपनी इंडिपेंडेंस चाह सकते हैं। ठीक है, हम भी तो अपनी इंडिपेंडेंस चाह सकते हैं। अब आगे देखो क्या होता है। अब क्या होता है, जो ये लॉर्ड ऑकलैंड है, लॉर्ड ऑकलैंड मेजर आउटरम को यहाँ पे स्टेशन कर देते हैं सिंध के अंदर, क्योंकि सिंध के साथ ट्रिटी हुई है ना, हमारा एक बंदा तुम्हारे कोर्ट में रहेगा। मेजर आउटरम को सिंध के अंदर स्टेशन कर देते हैं। और जब सिंध ब्रिटिशर्स के खिलाफ होने लगता है, क्योंकि उसने देखा कि अफगानिस्तान ने इनकी इंसल्ट करके भगा दिया, तो हम भी भगा सकते हैं। तो इस समय ब्रिटिशर्स आउटरम को कहते हैं कैसे ना कैसे करके कोई जुगाड़ बिठाओ, और ये देखो कि हम सिंध को कैसे कैप्चर कर सकते हैं, सिंध के ऊपर कैसे कब्जा कर सकते हैं, कोई वजह ढूंढो। आउटरम ने क्या कहा, बताया ब्रिटिशर्स को कि ये आमिर्स लोग रशियंस के साथ मिलके, अफगानी लोगों के साथ मिलके आपके अगेंस्ट लड़ाई करने वाले हैं, आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करने वाले हैं। फिर क्या था, ब्रिटिशर्स को बहाना मिल गया कि तुम तो हमारे अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो। और ये वही समय है, लॉर्ड ऑकलैंड को बुला लिया गया और लॉर्ड एलनबोरो को यहाँ पे बैठा दिया गया। लॉर्ड ऑकलैंड को बुला लिया गया, लॉर्ड एलनबोरो को भेजा गया, क्योंकि ये ज्यादा एफिशिएंट थे। और दूसरी तरफ 1839 में रणजीत सिंह की भी डेथ हो जाती है, यानी अब पंजाब से कोई खतरा नहीं रहा ब्रिटिशर्स को, रणजीत सिंह मर चुके हैं। और इधर से पता लगता है सिंध हमारे अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। लॉर्ड एलनबोरो ने क्या किया, जो ये आउटरम भेजा हुआ था कोर्ट के अंदर, सिंध की कोर्ट में, इसको बुला लिया जाता है और इसकी जगह चार्ल्स नेपियर को भेज दिया जाता है। चार्ल्स नेपियर को कहा कि आप कैसे भी करो, अब सिंध को एनेक्स करना है। वहां छोटी छोटी बैटल होती है, बैटल ऑफ मियानी, बैटल ऑफ दाबो, और इस तरीके से चार्ल्स नेपियर जो है सिंध को एनेक्स कर लेते हैं। सिंध ऑलरेडी वीक तो हो ही चुका था, क्योंकि इसके ऊपर ब्रिटिशर्स अपना कब्जा कर चुके हैं। अफगानिस्तान की वॉर के वक्त इसके ऊपर कब्जा कर चुके हैं काफी हद तक, यहाँ पे अपना बंदा बैठा रखा है, इनका रास्ता यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब तो सिर्फ फॉर्मेलिटी रह गई थी। चार्ल्स नेपियर ने उस फॉर्मेलिटी को भी पूरा किया। बैटल ऑफ मियानी और दाबो, छोटी छोटी बैटल्स हुई और एनेक्स को सिंध को एनेक्स कर लेते। तो ये सिंध और अफगानिस्तान का हमने समझा। और जो आप देख पा रहे हैं, मैं बहुत इरेगुलर वीडियोस डालती हूँ, इसकी एक वजह है गाइस, मेरे मास्टर्स के एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मुझे थोड़ा पढ़ने का थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए, तो मैं माफ़ी चाहूँगी। 7 अगस्त तक, 7 अगस्त तक आप लोगों को थोड़ी सी परेशानी झेलनी पड़ सकती है, वीडियोस बहुत ज़्यादा इरेगुलर हो सकती है, लेकिन आफ्टर 7 अगस्त आप लोग देखोगे मैं डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड कर दूँगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।